हेलो फ्रेंड्स, मैं ए के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं RRB जे 2019 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 24 मई 2019 का पेपर है, जिसका ये थर्ड शिफ्ट का पार्ट 3 है, जिसमें हम 71 से लेकर के 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग वीडियो को पूरा देखें और जो भी कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है उसे एक जगह नोट डाउन करें, उसकी बार बार प्रैक्टिस करें। ठीक है। इसके अलावा आरआरबी जेई के इससे ही पहले के हमने कई सेट्स का सॉल्यूशन अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया, आप जाके उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन जो 2018 में पेपर हुआ था, उसके सॉल्यूशन के भी कई सेट्स हमने अपलोड किए हैं, आप जाके उसको भी देख सकते हैं। जितनी ज़्यादा ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट उतने ही क्लियर होते जाएंगे। ठीक है। और आप अपने आप को सीमित मत रखिए कि मैं जेई का पेपर दे रहा हूँ तो मैं सिर्फ जेई के ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करूंगा। नहीं, आप सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। पी क्यू आर की आयु 4-7-9 के अनुपात में है। 8 वर्ष पहले आर की आयु क्यू की आयु के बराबर थी। वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना है, हमें ये निकालना है। हमें रेशो दे दिया है तो हम यहाँ इसमें एक्स एक्स और मान लेते हैं। ये 4x हो गया, ठीक है, ये 7x हो गया और ये 9x हो गया। अब फिर से पढ़िए, है ना, ये पी का हो गया, ये क्यू का हो गया, ये आर का हो गया। कह रहा 8 वर्ष पहले क्यू आर की आयु, आर क्या है, ये है 9x। तो 8 वर्ष पहले जो है 8 वर्ष कम होगी, ये वर्तमान आयु हो गई तो 8 वर्ष कम हो जाएगी। आर की आयु क्यू की वर्तमान आयु के बराबर थी। क्यू की वर्तमान आयु है 7x, तो उसके बराबर थी। बस यहाँ से हम इसे सोल्व कर लेंगे। इस 8 को इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो ये डिफरेंस कितना आ गया, 2x का बराबर 8। इसको काटेंगे, x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है। पूछा है उनकी आयु का योग कितना है वर्तमान में, सबकी आयु का योग, तो इसे जोड़ देंगे। 7 4 हो जाएगा, 11 9 20। 20x आया, x की वैल्यू है 4, तो 20 गुणा 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। टेस्ट मैच में भारत के लिए शतक बनाने वाला पहला क्रिकेटर निम्नलिखित में से कौन था, वो थे लाला अमरनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। गठिया एक बीमारी है जो डैश को प्रभावित करती है, वो करती है जोड़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। देखिए 159 है, 177 है, 153 है और 121 है। हमें ये पता है 121 जो है इसका एक का इसको 11 का स्क्वायर है, बाकी किसी के स्क्वायर नहीं हो रहे हैं ना, तो ये हमारा ऑप्शन सी अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4% और 6% के लाभ पर किसी वस्तु के बिक्री मूल्य के बीच नकदी का अंतर 3 रुपए है, तो बिक्री मूल्य का अनुपात निकालना है। देखिए बिक्री मूल्य का अनुपात निकालना है और ये दे रखा है 4% और 6% के लाभ है, तो हम इसका सेलिंग प्राइस निकालें तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 104%। और दूसरे का सेलिंग प्राइस को मान ले लेते हैं, ये 2 हो जाएगा, वो हो जाएगा 106%। दोनों बिक्री मूल्य का अनुपात पूछा है तो हम इनके रेशो का ही डायरेक्ट अनुपात ले सकते हैं। ठीक है, ये 104% रेशो 106% है ना। ये 2 से चले जाए, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 2 से चले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 52 और ये हो जाएगा 53। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1। हमें जरूरत ही नहीं है इसकी वैल्यू को लेने की, है ना। आप चाहे तो इसकी वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। देखिए सेलिंग प्राइस 104% है, दूसरा 106% है, इनका अंतर है ना, अंतर कितना है, 2%, जिसकी वैल्यू उसने 3 रुपए दी हुई है। तो अब इसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, प्रॉफिट को ही निकाल लें, नहीं सेलिंग प्राइस का पूछा है तो वही निकालना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस हम निकालें इसका, ये 2% की वैल्यू हाई है 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 52, है ना। इसमें 52 की गुणा कर दो 104 हो जाएगा, इसमें 52 की गणना हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 3 रुपये गुणा
52 है ना, तो सेलिंग प्राइस 2 को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए ये 53 का है ना, तो 3 गुना ये 53 पे आएगा। बस इनका रेशो फिर से निकालेंगे, 3 से 3 कैंसिल होगा और ये 52 रेशो 53 ही आएगा, है ना। तो आपको जरूरत ही नहीं है कि आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करो और फिर आप आंसर निकालें, इसने रेशो पूछा हुआ है तो आप इसके परसेंटेज पर निकालेंगे वो भी वही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उस लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए जिसका फोकल दूरी 1 मीटर है ना, फोकल दे दिया 1 मीटर, तो क्षमता के लिए फॉर्मूला क्या होता है, P=1/f। अगर फोकल आपको दिया है मीटर में तो आप 1/f रखेंगे, है ना, तो 1 की 1 से भाग करेंगे आएगा 1, एक क्या डायोप्टर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर इसने यही उसे 50 मीटर दिया होता तो आप इस वैल्यू को डायरेक्ट मीटर में लग सकते, क्या P=100/50, और ऐसे भाग करते आपका 2 डायोप्टर आंसर आता है। या 100 ही दिया तो आप 100 से भाग करेंगे और फिर इस तरह से, है ना, आप या तो इधर यूनिट कन्वर्ट कर लीजिए, है ना, 100 मीटर 100 सेंटीमीटर दिया तो या उसे 1 मीटर कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट आप फॉर्मूले में इस तरह से उसको सेंटीमीटर में ही लिख दीजिए फॉर्मूले को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याएं 4 और 5 के अनुपात में है, उनका लैसे 180 है, उनका योग कितना होगा, है ना। तो दो संख्या है 4 और 5 के अनुपात में है, एक्स ले लेते हैं। अब 4x और 5x का हम जो है एलसीएम ले तो कितना आएगा, ये आएगा 20x। ठीक है, जिसका एलसीएम बराबर दिया है ये 180 के है, तो यहाँ से हम भाग करेंगे कितनी बार में चला जाएगा, 9 बार में, तो हमें x की वैल्यू मिल गई यहाँ से 9। ठीक है, और उनका पूछा है योग कितना है, तो 5 और 4 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 9x। 9x है ना, x की वैल्यू हमें 9, तो 9 गुना 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 81। ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रेणी को पूर्ण करें, दिया है 168, 151, 134, 117। देखिए इसका अंतर हम देखें तो ये आ रहा है 117, और इसका अंतर निकालें ये आ रहा है 117 और सॉरी 17, और इसका अंतर लेंगे ये भी आएगा 17। ठीक है, तो देखिए 17 17 का अंतर चल रहा है तो अगला अंतर भी 17 हो जाएगा, तो इसको 17 घटा दें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है, वो है C2H5OH, इसे बोलते हैं एथेनॉल। एथेनॉल है ना, ये क्या है, ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये KOH है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, और ये एक प्रबल क्षार है ना, इसे क्या कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस है ये, स्ट्रॉन्ग बेस यानी प्रबल क्षार। ठीक है, अमोनिया हाइड्रोक्साइड ये भी एक बेस है लेकिन ये वीक बेस है, वीक बेस है, वीक बेस यानी दुर्बल क्षार है ये। ठीक है, और ये है एथेनॉल। ठीक है, इसको अल्कोहल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरल कीजिए साइन ए प्लस बी डॉट साइन ए माइनस बी, है ना। देखिए सरल करने में इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, आप इसको याद ही रखिए। या अगर इसको सोल्व करना चाहें देखिए कैसे कर सकते हैं, इसका साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है साइन, इसको यहीं लिख देते हैं ना, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, और इसका फॉर्मूला लिखें तो क्या होता है, वो होता है साइन ए कोस बी, माइनस में हो जाएगा कोस ए साइन बी। ठीक है, तो इसकी और इसकी गुणा कर देंगे, इसकी इसमें गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा, ये देखिए सेम है, साइन ए है कोस बी है, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी। ठीक है, अब ये जो है इसकी इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन ए है, ये साइन बी है, ये कोस ए बी है, ये कोस ए है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा लिख लें साइन ए कोस बी
कोस ए और साइन बी हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन बी है, ये साइन ए है, तो ये उसका अपोजिट हो जाएगा, है ना। इस वैल्यू का ही देखिए, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, है ना, सारे हो गए। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये सारा सेम ही आएगा। ठीक है, अब ये जो माइनस में है, ये प्लस में आएगा। ठीक है, और इसकी गुणा हम इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में आएगा। कोस ए सेम है कोस ए के साथ, तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए डॉट साइन, साइन बी है, ये साइन बी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी। ये माइनस में है प्लस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, है ना। आप इसको जो है तोड़ सकते हैं, किस में तोड़ सकते हैं, ये कोस स्क्वायर बी को क्या लिख सकता हूँ, ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी बराबर एक। ठीक है, तो कोस स्क्वायर बी को क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर बी को, तो बस यही इसको लिख लेंगे। सी हो गया साइन स्क्वायर ए, ब्रैकेट में हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, माइनस माइनस में ये कोस स्क्वायर ए, और इसको भी चाहे तो तोड़ सकते हैं, इसको कोस को तोड़ लेते हैं यहाँ पे भी, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए साइन ए और साइन बी हो रहा है, तो ये अपोजिट रह जाएगा साइन स्क्वायर बी, इसको तोड़ लेते हैं, ये उल्टा हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसकी इसमें गुणा कर दें, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी, ये माइनस की माइनस से गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर ए, है ना। साइन स्क्वायर बी है, और ये साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, स्क्वायर बी हो गया और साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए, ये माइनस में साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी है, और ये प्लस में साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी है, तो बचा क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी, यहाँ लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी, हमें यही निकालना था, है ना। तो आप इसको जो है डायरेक्टली याद रखिए, ये फॉर्मूला ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, वो होता है क्लोरोफिल, है ना। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, वो है CaOCl2, इसको बोलते हैं कैल्शियम कैल्शियम हाइपो क्लोराइड, आप इसको याद रखिए। और ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे क्या बोलते हैं, बुझा चूना बुझा चूना। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ये होता है टेट्रा, है ना, टेट्रा क्लोरो क्लोरोमेथेन मेथेन। ठीक है, इसको हिंदी में देखिए टेट्रा क्लोरो मैथेन। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी और क्यू एक साथ मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ये पी और क्यू किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्यू और आर एक साथ मिलकर उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, क्यू और आर उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। आर और पी को एक साथ मिलाकर उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो ये आर और पी मिलेंगे तो ये 20 दिन में पूरा कर सकते हैं।
उन सभी को एक साथ मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। अब सबको मिलके करना है ना, तो हम इसका एलसीएम निकाल लें। एलसीएम कितना आएगा, ये आएगा 120। ठीक है, 30 से भाग करेंगे 4 बार में चला जाएगा, 24 से भाग करेंगे 5 बार में, 20 से भाग करेंगे ये 6 बार में। ठीक है, तो ये पी और क्यू की एफिशिएंसी आई 4, क्यू और आर की 5, आर और पी की एफिशिएंसी आई, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये एफिशिएंसी होती है, ये होता है टोटल वर्क। ठीक है, अब देखिए 2 बार पी है और जो है 2 बार आर है, 2 बार क्यू है, तो सबको जोड़ लेते हैं। तो 2 बार पी आएगा, 2 बार क्यू आएगा और 2 बार आर आएगा। सबको जोड़ लिया हमने, तो इन सबकी एफिशिएंसी जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 5 4 9, 9 6 15। ठीक है, तो दो कॉमन है तो दो को कॉमन ले लेंगे, तो पी प्लस क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी आई, ये आई 15/2, है ना। इन सबको मिलके काम करना है, तो इन सबकी कितनी एफिशिएंसी, 15/2, टोटल वर्क है 120। तो 120 में से हम 15/2 को भाग कर देंगे, है ना, दो नीचे है तो ये गुणा में हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, इसे 3 से भाग करें तो ये 3 से 5 बार में चला जाएगा और ये 4 बार में चला जाएगा। 4 से इसे भाग कर 5 से भाग करेंगे तो ये 8 बार में चला जाएगा, तो 8 दूनी 16, यानी कि ये तीनों मिलकर के उस काम को 16 दिन में पूरा कर लेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पी और क्यू ने एक व्यवसाय में 5:13 के अनुपात में निवेश किया। ठीक है, क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली। यदि उन्होंने अपना लाभ 25 और 26 के अनुपात में साझा किया, तो पी और क्यू को कितने समय तक उपयोग की गई थी। तो पी की राशि कितने समय तक उपयोग की गई थी, ये पूछा गया। देखिए हमारा इस पे फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट निकालने का, वो होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट अपॉन टाइम। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये है पी और ये है क्यू, है ना। इसका प्रॉफिट दिया है, यहाँ लिख लेते हैं प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट दिया है 25 और क्यू का प्रॉफिट दिया है 26। ठीक है, ये कितना प्रॉफिट को क्या लिख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इन्वेस्टमेंट है ना, ये दिया है 5 का इन्वेस्टमेंट, है ना, तो 5 गुणा एक्स, हमें इसका निकालना, इसका टाइम हमें मालूम नहीं है, तो वो हो गया टी। ठीक है, और जो है क्यू का इन्वेस्टमेंट कितना है, ये है 13, 13, और टाइम कितना है, टाइम है 6 महीने का। ठीक है, तो इसका और इसका रेशो बराबर हो जाएगा, है ना। इसे क्रॉस में काट सकते हैं, ये क्रॉस में देख कैसे, ये ऐसे लिखिए आप, 25/26, है ना। 25 को ऊपर लिखा है तो ये वाला भी ऊपर में आ जाएगा, 5 गुणा टी बटे में 13 गुणा 6। आप इसी तरह से लिखिए, बल्कि प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, है ना। तो पी का प्रॉफिट लिख लीजिए कितना है, और इन्वेस्टमेंट उसका टाइम, और दोनों को भाग कर दीजिए, है ना, ये 26 आएगा। अब देखिए ये 5 है, 5 से 5 बार में चला जाएगा, और 13 से ये 2 बार में चला जाएगा। ठीक है, और ये 2 से ये 3 बार में चला जाएगा, तो 3 ये बचा और 5 ये बचा, इसकी गुणा इधर हो जाएगी, 5 3 15 बराबर आ जाएगा टी, है ना। यहाँ पे हमने महीने में लिया था इसके टाइम को, है ना, 6 महीने लिया था, तो ये भी जो है महीने में आएगा, 15 महीने। ठीक है, ये मैं मैच करा किससे, ऑप्शन डी से। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन ये आपको सोल्व करने के लिए नहीं दिया जाता है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ छोड़ने के लिए दिया जाता है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने में पड़ेंगे तो निश्चित रूप से आप जो है अपने 7 से 8 जो क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे इस समय में, आप उसका टाइम खराब कर देंगे। ठीक है, और आपको मिलेगा कितना नंबर, मिलेगा आपको 1 नंबर अगर आपने सोल्व कर लिया तो, और सोल्व नहीं हुआ तो वो भी जाएगा, और जो 7 8 क्वेश्चन इस टाइम में सोल्व कर सकते थे वो भी गए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप छोड़ दीजिए, मैंने भी छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लड़का एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और अपनी घड़ी में शाम 3:45 का समय देखता है, अपनी घड़ी में, है ना।
और घंटे वाली सुई पूरब दिशा की ओर इंगित करती है। ये हम घड़ी बना लेते हैं ना, बज रहा है 3:45, तो 3 वाली सुई इधर होगी, 45 वाली सुई इधर होगी, है ना। ये कह रहा है कि इस समय पूरब दिशा में है, तो हमने ये पूरब कर दिया, तो ये वेस्ट दिशा में हो जाएगी। अब वो घड़ी को जो है इस तरह से देख रहा होगा कि उसका मुंह इधर की तरफ होगा, है ना। ये कि ठीक है। और मिनट वाली सुई पश्चिम की ओर इंगित कर रही है, ये इसने बता भी दिया, तो पूरब और पश्चिम में होगा। लड़का किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो ये टाइम देखेगा तो इसका मुंह इस डायरेक्शन में होगा। ये कौन सी डायरेक्शन आ रही है, ये होगी नॉर्थ डायरेक्शन। उत्तर क्या हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू प्रॉपर्टी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है, वो है सिलिकॉन, ठीक है। और इससे भी ज्यादा कौन पाया जाता है, वो पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद दूसरे नंबर पे है सिलिकॉन, इसके बाद है एल्युमिनियम, और इसके बाद है फेरस का नंबर, है ना। ऑक्सीजन कितने परसेंट पाया जाता है, ये पाया जाता है 46.6%। सिलिकॉन पाया जाता है 27.7% लगभग, आप इसे याद रखिएगा ना। एल्युमिनियम 8% के आसपास, और जो है फेरस लगभग 5% के आसपास। तो इस वैल्यूज को भी आप याद रखिए। इसने पूछा था दूसरा सर्वाधिक, तो सिलिकॉन हो गया। अगर पूछता कि आपको सर्वाधिक संख्या में भू प्रॉपर्टी पर क्या है, तो वो ऑक्सीजन होता, और सबसे कम पूछता तो वो फेरस हो जाता, ठीक है। इसने जो है तीनों ही ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप इसको अरेंज कर सकते हैं सीक्वेंस में, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड नंबर पे हो जाएगा, और ये फोर्थ नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा संयंत्र में मॉडरेटर के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है जो न्यूट्रॉन को धीमा करती है और उन्हें विखंडन के लिए उपयुक्त बनाती है, वो होती है ग्रेफाइट, है ना, ग्रेफाइट की छड़े जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि इसको इस तरह से लिखा गया तो हेड को कैसे लिखेंगे, रिलेशन निकाल लेते हैं, THRASH, ठीक है। ये लिख लेते हैं UGSZTG। इसका नंबर लिखें तो ये हो गया 20, ये इसका 8, इसका 18, इसका 1, इसका 19, और H का 8। यू का कितना नंबर होता है 21, जी का होता है 7, एस का होता है 19, जेड का होता है 26, टी का होता है 20, जी का होता है 7, ठीक है। इसके उसके बीच कितना रिलेशन है, +1 का, इसके बीच -1 का, इसके बीच +1 का, इसके बीच देखिए ये जो है जेड हो गया, है ना। तो इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो है ये सीक्वेंस साइकिल में चलती रहती है ना, तो जो है अगर हम जेड में ए में से एक घटा रहे हैं तो वो जेड हो जाएगा, है ना। ये जेड का नंबर होता है 26, तो एक को हम लिख सकते हैं कि वो 27 नंबर है ना। तो यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिए 27 नंबर है, तो 27 में से एक जाएगा, ये हो जाएगा 26। इसमें है +1 का और इसमें -1 का, तो क्या समझ आया हमें, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो हम इसमें भी यही करेंगे। HEAD, तो H का नंबर होता है 8, E का होता है 5, A का 1, D का 4। तो एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो प्लस कर देंगे 9 हो जाएगा, माइनस कर देंगे 4 हो जाएगा, प्लस कर देंगे 2, माइनस कर देंगे 3। तो 9 किसका नंबर होता है, 9 होता है आई का, और 4 किसका होता है, डी का, 2 होता है बी का, 3 होता है सी का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, IDBC। IDBC हमारा ऑप्शन ए में मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल कीजिए, ये दिया गया अंडर रूट में 25 + 10 √6, और प्लस में अंडर रूट 25 - 10 √6, है ना। तो हम क्या करते हैं कि इसको जो है ए ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये ए है और ये है बी। तो हमें a + b की वैल्यू को निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे अंडर रूट में, तो हम कर लेते हैं इसका स्क्वायर, है ना। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगी, वैल्यू आएगी a² + b² प्लस का 2ab, ठीक है।
अब हमें निकालनी तो a प्लस बी की वैल्यू हैगी, तो हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर आया है इसको हटा के इधर रख लेंगे, ये अंडर रूट में आ गया। ठीक है, तो हमें मिल जाएगी a प्लस बी की वैल्यू। हमने इसको a माना, इसको b माना। ठीक है, अब जो है इस वैल्यू को हम इसमें रख देते हैं, ये a है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 25 प्लस 10√6। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका भी अंडर रूट हट जाएगा, बचेगा क्या, 25 माइनस 10√6 प्लस 2, है ना, ए और बी इसके अंदर गुणा, तो रूट के अंदर ही रूट बन जाएगा एक और, जो इस दोनों इन दोनों इसका इसका रूट बन गया, इसका एक ही रूट का गुणा करेंगे तो ये बचेगा अंदर 25 प्लस 10√6, और ये बचेगा 25 माइनस 10√6। ठीक है, अब इसको सोल्व करें, देखिए ये 10√6 माइनस में है और ये प्लस में, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 25 बचा, 25 और 25 बचा, तो ये हो जाएगा 50, है ना, ये रूट में है तो प्लस प्लस में ये है 2, और इसको हमें सोल्व करना है। अब देखिए इसको अगर मान ले है कि ये x है और ये मान ले y है, तो ये क्या हो रहा है, एक बार प्लस में हो रहा है और एक बार माइनस में हो रहा है ना। तो एक बार प्लस में हो रहा है, एक बार माइनस में, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको जो है 25 को कैसे लिख लेंगे, एक बार स्क्वायर में, ये अंडर रूट में है ना वैल्यू, अंडर रूट के भी अंडर रूट में, तो एक बार 25 का हो गया भाई, एक्स को इसको एक्स माना तो इसका स्क्वायर माइनस 10√6 का स्क्वायर। ठीक है, अब जो इसको सोल्व करेंगे तो ये 25 का स्क्वायर कितना आएगा, ये आएगा 625। इसको सोल्व करेंगे तो ये 10 का 100 हो जाएगा और 6 का अंडर रूट हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 600। इसको घटाएंगे, ये आएगा 25, है ना। इस 25 इस पूरे की वैल्यू आई 25, जिसके ऊपर रूट चढ़ा हुआ, तो रूट हटा देंगे, ये मैं लिख देता हूँ, है ना। ये आया 50 प्लस 2, और रूट में आया ये 25, और इसके ऊपर एक पूरा रूट तो है ही, तो 25 का अंडर रूट हटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 की 2 से गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, 10 प्लस 50 ये रूट हैगा, तो इसे जोड़ देंगे, हो जाएगा 60 रूट अंडर रूट, है ना। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 चौका 60, 15 गुणा 4, और 4 जो है 2 का अंडर रूट हो जाएगा, ये 2 गुणा 15 हो जाएगा हमारा आंसर। चेक करें ये किस में मैच कर रहा है, ये मिल रहा है ऑप्शन 2 में, बी में। नीचे देख लेते हैं, 2√15, ये ऑप्शन बी में आ रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रेणी में अक्षरों के गलत समूह को ज्ञात कीजिए। बी का नंबर होता है 2, डी का नंबर होता है 4, ई का नंबर होता है 5, एच का नंबर होता है 8, जे का नंबर होता है 10। ठीक है, इसके और इसके बीच अंतर कितना है, माइनस के 2 का। इसके बीच अंतर कितना है, ये माइनस का नहीं, प्लस के 2 का। इसके बीच अंतर है 1 का, यहाँ पे अंतर हो रहा है 3 का, और यहाँ पे अंतर हो रहा है 2 का, है ना। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे डिफरेंस आ गया, तो इसको अगर ये 2 होता, है ना, डिफरेंस 2 होता तो क्या होती, ये वैल्यू होती हमारी 4, तो ये 4 होता, तो यहाँ पे 4 से 8 को घटा, सॉरी 6 होता है ना, तब आता डिफरेंस, ये आता 2, और यहाँ पे भी 2 का ही डिफरेंस मिलता, तो यही जो हमारा ऑप्शन है ई और एस, ये गलत है। तो ई और एस किस में है, ये ऑप्शन ए में है ना। गलत समूह को पहचानना था तो वो हमें ई और एस मिल गया, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी को पूर्ण करें। 1, 3, 7, 15, 31 कैसे होगा, इसका डिफरेंस निकालें तो ये आएगा 2, इसका डिफरेंस निकालें तो ये आएगा 4, इसका डिफरेंस निकालें तो ये आएगा 5, 3, 8, इसका डिफरेंस निकाले तो 15 और 1 16 आएगा। ठीक है, अब देखिए हम ध्यान से, तो ये 2 दूनी 4 हो रहा है ना, 2 गुना 2 हो रहा है, यहाँ पे 4 गुना 2 हो गया, फिर यहाँ पे 8 दूनी 16 हो गया, तो अगला 16 दूनी 32, यानी ये 32 हो जाएगा, है ना। और ये डिफरेंस था तो हम इसको जोड़ दें, कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 3 6,
ये संख्या हो जाएगी हमारी 63। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सामान्यतः निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग की जाती है? वो होती है योगात्मक अभिक्रिया में। ठीक है। और इसके अलावा विस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, है ना। तो विस्थापन अभिक्रिया ये होती है दो तरह की, एक होती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट और दूसरी होती है डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट को ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ये होता है सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन, है ना। इसको डिस्प्लेसमेंट को समझ लेते हैं कैसे होता है। जैसे कि ए और बी है हमारा कोई मटेरियल और उसको सी से रिएक्ट करता है, तो क्या होता है ए और सी रिएक्ट कर जाते हैं और बी सिंगल ही रह जाता है, तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ। ऐसे ही डबल डिस्प्लेसमेंट को मान लिया ये ए और बी है, दूसरा सी और डी है, तो क्या होगा ए और सी रिएक्ट कर जाएंगे और बी और डी रिएक्ट कर जाएंगे, है ना। तो ये दोनों ने ही अपने आप को डिस्प्लेस कर लिया, ए और बी ने अपने आप को डिस्प्लेस कर लिया, है ना, सी और डी के साथ, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। डबल डिस्प्लेसमेंट और ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसी सिंगल डिस्प्लेसमेंट को सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है भाई? ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु गति करना शुरू करती है और यदि बिल्कुल भी घर्षण ना हो तो क्या होगा? अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वो गति में ही रहेगी, है ना। अभी घर्षण है ही नहीं तो रुकेगी कैसे? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वस्तु कभी नहीं रुक सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? वो है भाग 8। ठीक है। भाग 6 किससे संबंधित है? ये संबंधित है स्टेट से। ठीक है। और भाग 4 किससे संबंधित है? ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है। और भाग 9 ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है पंचायत से, पंचायत से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल नंबर कौन से कहाँ तक है? ये है 36 से 51 आर्टिकल तक, आर्टिकल। ठीक है, आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मूलधन पर 10% की दर से 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 है। देखिए इसको टेबल बनाते हैं, है ना। टेबल से करेंगे तो ये ज्यादा आसान होगा, आपको ज्यादा चीजें याद नहीं करनी पड़ेंगी अननेसेसरी। ठीक है, ये टेबल होगी, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, छोटी बन गई है ये, इसको यहाँ कर लेते हैं। ठीक है। अब देखिए ये जो पोर्शन होता है ये होता है एस आई का, और ये पूरे का पूरा, है ना, जितना भी पोर्शन है ये पूरे डब्बे में ये सी आई का पोर्शन होता है। और ये जो पोर्शन बचता है हमारा, ये क्या हो गया? ये एस आई का पोर्शन हो गया वर्टिकल कॉलम वाला, तो बाकी का क्या हो जाता है? सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस होता है। और यही इसने दिया हुआ चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 है। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे? इसको हम निकालेंगे रेशो से, है ना। कैसे? इसने दिया है 10%, है ना, तो हम मान लेते हैं कि इस 10 का क्यूब कर लीजिए आप, है ना। 3 साल दिए तो 3 साल, स्क्वायर देता तो स्क्वायर, 4 साल देता तो इसको उतना ही करते, उसकी पावर बढ़ा देते, है ना। तो उसकी पावर है 3 कर देते तो ये हो जाता है 1000। तो हमने मान लिया कि वो राशि थी 1000, है ना। अब इस 1000 का हम 10% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100, है ना। ये सब रेशो में आ रहा है।
तो ये भी एसआई जो है, एसआई हर साल बराबर ही रहती है, तो ये भी सो जाएगा, ये भी सो जाएगा। अब इस 10 का हम 10% निकालें तो ये आएगा 10। ठीक है, ये इसका आया, अगले साल क्या होगा कि वो इसका आएगा, तो ये दो डबल का 200 का आएगा, 200 का 10% 20 आएगा। और जो है ये पहले साल का हो गया, पहले साल एसआई और सीआई एक ही रहता है। दूसरे साल क्या हो गया, एसआई सी एसआई तो लगता ही लगता है ना, मूलधन पे जो अमाउंट लग रहा है वो एसआई हो गया, इंटरेस्ट लग रहा है। और इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लग गया तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट में आ जाता है। तीसरे साल क्या होगा, इसको समझिए ना, एसआई तो लग ही रहा है, तो जो है दूसरे साल क्या होगा, इस जो पिछले हमें 2 साल में इंटरेस्ट मिला उसके ऊपर इंटरेस्ट, और जो दूसरे साल हमें इंटरेस्ट मिला है उसके ऊपर भी एक इंटरेस्ट लग गया। तो इस 10 का 10% निकालें तो ये कितना आएगा, वो आएगा 1। ठीक है, देखिए जब आप समझ जाएंगे तो ये बहुत जल्दी जल्दी कर लेंगे ना। अब देखिए सीआई और एसआई का हमें डिफरेंस दिया 620, हम इसको जोड़े थे कितना आ रहा है, 20 और 10 30 और एक 31, ये रेशो में है ना, 31 रेशो लिख लीजिए आप। 31 रेशो की वैल्यू है 620, यहाँ से इसे भाग करें 2 बार में चला जाएगा, यानी इस रेशो की वैल्यू आई 20। ठीक है, पूछा क्या है, मूलधन। मूलधन हमने माना था कि वो 1000 है, तो 1000 की 20 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20,000। ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार आप ये कंसेप्ट समझ गए तो आप इससे कई क्वेश्चंस को, जिसकी लंबी लंबी कैलकुलेशन होती है उसको भी आप बहुत ही इजी तरीके से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, सामान्य की 3/4 से चलकर एक व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। सामान्यतः कार्यस्थल तक पहुंचने में कितना समय लगता है, हम वो समय मान लेते हैं टी था, है ना। स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड को मान लेते हैं, वो समय स्पीड थी s1, ये टाइम t1 हो गया, या टी ले लीजिए आप, दूसरी स्पीड तो है नहीं। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि वो सामान्य का है ना, सामान्य जिसे हमने एस माना हुआ है, इसको एस ही मान लीजिए, उसका 3/4 यानी, तो S1 S2 की वैल्यू कितनी आ रही है, इसको 2 ले लीजिए, वो सामान्य चाल का यानी एस का जो है 3/4 चाल से चलता है। ठीक है, और टाइम कितना लगता है उसे, टाइम लगता है 15 मिनट की देरी, यानी कि जो टाइम उसे नॉर्मल लगना चाहिए था ये उससे 15 मिनट ज्यादा लेता है। ठीक है, अब पूछा क्या है, सामान्यतः कार्यस्थल तक पहुंचने कितना समय लगेगा। देखिए दोनों ही केस में जो है डिस्टेंस हमारी सेम है, एक नॉर्मल केस में भी और दूसरी जो है दूसरी केस में भी, है ना। तो मतलब जो है तीनों चार, जो नॉर्मल स्पीड से चलता है तो वो टी समय पहुंचता है, और जो 3/4 से चलता है तो वो 15 मिनट देर से पहुंचता है ना, लेकिन डिस्टेंस दोनों ही केस में सेम रखी गई है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, स्पीड है हमारा पहले केस में है एस और टाइम लगा टी, ये हो गया स्पीड और टाइम टी। ठीक है, ये जो है दूसरे केस में स्पीड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी S2 गुणा टी, S2 गुणा टी, है ना, S2 गुणा टाई टी, है ना। टी कितना लग रहा है, टी लग रहा है 15 मिनट, तो ये इसका टी प्लस 15 हो गया। S2 हमने कितना निकाला, 3/4S, तो इसको 3/4S लिख लीजिए आप, 3/4S, है ना। तो इसकी होगी स्पीड और टाइम, बस इसको सोल्व कर लीजिए, एस से एस कट जाएगा, है ना, ये 40 हो जाएगा, 4t, 3 की गुणा इसमें हो जाएगी 3t प्लस 15×3 = 45, इसको इससे घटाएंगे तो t आ जाएगा हमारा 45। 45 क्या, ये मिनट, क्योंकि हमने मिनट को ही कंसीडर किया था, है ना, जोड़ दिया था डायरेक्ट मिनट में ही। कैलकुलेशन में कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि हमें घंटे बदलने की जरूरत नहीं थी। अगर घंटे बदलते 60 तो 60 यहाँ भी होता, और ये 60 से 60 ऐसे ही कट जाना था, इसलिए हमें कोई कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आई। अगर और कोई तरीका और किसी में करते तो उसमें हमें यूनिट को कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ सकती थी। ठीक है, तो हमें जो निकालना था नॉर्मल समय, जो हमने टी माना हुआ था, वो आ गया 45 मिनट। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करती हो। सब्जी, औरत, शेर, तोता, ये सब अलग अलग चीजें हैं, तो अलग अलग क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लेथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स को डैश भी कहा जाता है। वो होता है इंटरनल आंतरिक संक्रमण तत्व, है ना, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, और ट्रांजिशन संक्रमण तत्व कौन से होते हैं? ये जो हमारा ग्रुप है, ग्रुप 3, 3 से लेके ग्रुप 12 तक, ये सब संक्रमण तत्व हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 420 का 4/7वां हिस्सा 200 के 3/5वें हिस्से से कितना अधिक है? 420 का 4/7वां हिस्सा निकाल लीजिए। 4/7, 7×6 = 42, 6×4 = 24, तो ये आया 6×4 = 240। ठीक है, 200 का 3/5वां हिस्सा निकालिए। 200 का 3/5वां हिस्सा, 5×4 = 20, 40, 4×3 = 12, ये आया 120। ठीक है, अब पढ़िए 240 120 से कितना अधिक है ना? 240 120 से कितना अधिक है? ये है 100। ओ, 120 है ना, अधिक अधिक घटाइए तो 120 आपको मिलेगा। कितना अधिक हो गया? 120। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे जो है 71 से लेकर के 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं पार्ट 3 के। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और इस तरह के हमने कई सेट्स के सॉल्यूशन अपलोड किए हुए हैं आरआरबी जेई के, हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके उसे भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमने एएलपीएन टेक्नीशियन 2018 के पेपर सॉल्यूशन के सीरीज को अपलोड किया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की किसी भी एग्जाम की, तो अब जरूरी नहीं है कि जो अब मान लीजिए आप जेई का पेपर देने वाले हैं तो सिर्फ आप जेई के पेपर सॉल्यूशन को मत देखिए, है ना, बाकी के भी सॉल्यूशन को, प्रीवियस ईयर पेपरों के सॉल्यूशन को जरूर देखिए, है ना, उससे करिए। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आपकी कमांड उस टॉपिक पर बहुत अच्छी होती जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।